This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. मुंबई में बढ़ता सड़क और फ्लाईओवर्स के लिए इंतजार और गुड़गांव और बेंगलुरु जैसे शहरों में निवेश के विकल्प। आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया लेकर आया है प्रॉपर्टी बाजार और रियल एस्टेट सेक्टर की पूरी जानकारी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि स्टवाल। नमस्कार, मैं हूं रिचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की सारी हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कहां कौन सा फैक्टर कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। देखिए रियल एस्टेट के अहम मुद्दों पर हमारे साथ इस शो में खास चर्चा। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना ना भूलें। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। और जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई में फ्लाईओवर और दूसरी सुविधाओं से प्रॉपर्टी के दामों पर असर। प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी से फायदा बदल जाता है नुकसान में। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और हीरों के कारोबारियों को क्यों मुंबई से ज्यादा पसंद आ रहा है सूरत। आज के शो में खास फोकस मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे की। रियल एस्टेट के बाजार का शहर में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ सीधा संबंध होता है। एक फ्लाईओवर, एक मेट्रो की लाइन किसी एक इलाके की प्रॉपर्टी की तस्वीर बदल सकती है। मुंबई में भी हमने ये देखा कि कैसे पिछले कुछ सालों में ईस्टर्न फ्रीवे के साथ लगे इलाकों में प्रॉपर्टी बाजार गर्मा गया। चेंबूर और घाटकोपर जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में पिछले 2 सालों में 28 से 30% का उछाल दर्ज हुआ। लेकिन जितना फायदा इन परियोजनाओं के आने से होता है, उतना ही नुकसान इन परियोजनाओं में होने वाली देरी से भी होता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR 4350 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। इसमें मुंबई के साथ साथ नवी मुंबई और ठाणे के इलाके भी आते हैं। मुंबई और इसके उपनगरों का विस्तार महज 482 स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी 11%। लेकिन 12 करोड़ 50 लाख की आबादी में 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या यहीं रहती है। इतनी घनी आबादी के साथ इन इलाकों में किसी भी नई परियोजना पर काम करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। अगर हम मुंबई की कुछ अहम परियोजनाओं और उनमें होने वाली देरी पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि मुंबई के लोगों में कितना सब्र है। वो इतने सालों से लंबा इंतजार करते हैं। सबसे पहले अगर हम सांता क्रूज चेंबूर लाइन लिंक की बात करें तो ये 2004 में बनकर तैयार हो जानी थी, लेकिन तैयार हुई है अप्रैल 2014 में। इसी तरह मुंबई मोनोरेल को तैयार होना था 2011 में, लेकिन 3 साल के बाद फरवरी में इस साल ये बनकर तैयार हुई। मुंबई मेट्रो हाल ही में जून 2014 में शुरू हुई है। जो डेडलाइन थी वो 2012 की थी। ईस्टर्न फ्रीवे 2011 में बनकर तैयार होना था, तैयार हुआ जून 2013 में। इस मुद्दे पर खास चर्चा कर रहे हैं आज, और मुंबई से हमारे साथ 2 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। समीर खनाबर जो कि पार्टनर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिस अर्नस्ट एंड यंग के, और आर्किटेक्ट प्रेमनाथ जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं प्रेमनाथ इन एसोसिएट्स के, हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से इस शो में हिस्सा ले रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। समीर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। कभी मुंबई को शंघाई बनाने का सपना दिखाया गया था सरकार की तरफ से। शंघाई तो दूर की बात, लेकिन अगर हम अब मुंबई की तुलना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के अन्य उभरते हुए शहरों से करें, बड़े शहरों से करें, तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई क्या पीछे छूटने लगी है। यहाँ पर जिंदगी एक जद्दोजहद सी बन गई है और बुनियादी ढांचे का भी इसमें रोल है। आपका क्या मानना है?
मुंबई को शंघाई से कंपेयर करना बाकायदा नहीं होगा, बिकॉज़ आज की तारीख में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्लियरेंसेस चाहिए, जैसे कि एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, रिहैबिलिटेशंस या जो भी होना है, वो सब आते आते टाइम लग जाता है। ऊपर से देर आर अदर इश्यूज वेयर the agencies like MMRDA have to also struggle to acquire the land and also lay down the infrastructure. So ये सारे अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, जहाँ पे एक ही विंडो से एनवायरमेंटल क्लियरेंस और सारे अप्रूवल्स भी आ जाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स टाइम पे स्टार्ट हो सकते हैं और टाइम पे ख़त्म भी हो सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि आप मुंबई सी लिंक देखिए, उनकी कॉस्ट ओरिजिनल जब ये प्रोजेक्ट एनविसाज हुआ तभी x था, और जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 8x 9x। सो अगर प्रोजेक्ट डिले होते तो कॉस्ट भी बढ़ती है, अगर कॉस्ट बढ़ती है तो प्रोजेक्ट अनवायबल होते हैं। क्योंकि अगर हम सी लिंक का वापस एग्जांपल ले तो ट्रैफिक स्टडी अगर ठीक से नहीं हो पा रही है और प्रोजेक्ट डिले होता है तो ट्रैफिक स्टडी भी जो एनालिसिस होती है वो भी बदल जाती है, तो जो टोल से रिकवरी होती है उससे भी जिसने प्रोजेक्ट डाला है उसको भी फ़ायदा नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ें अगर हम सिंगल विंडो क्लियरेंस कंसेप्ट इशू इंट्रोड्यूस करें तो ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो सकती है और मुंबई शंघाई जैसा बन सकता है। साथ ही प्रेमनाथ जी, ये भी लगता है कि मुंबई में एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज भी बहुत है। कभी आप काम उठा करके इसको दे देते हैं, कभी किसी और को दे देते हैं, तो ये इतना खींचतान और आपस में इनके फिर तालमेल करना, क्या ये एक दिक्कत बन के आता है सामने? मुंबई में हमेशा बहुत सालों से प्रॉब्लम चलती आ रही है। समस्या यह है कि वो समझती नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। वो प्लानिंग करते हैं आज से 50 साल पहले, वो आज तक नहीं बनता है। आज से 20 साल पहले सोचते हैं तो उसके लिए बजट भी नहीं होता है। अभी भी इन्होंने सरकार ने कोई नए बजट बनाए, प्लानिंग किए हुए हैं कि हम वहाँ पर रेलवे लगाएंगे या मेट्रो लगाएंगे या एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करेंगे, आसपास का इलाका बनाएंगे, लेकिन उसमें कोई फंडिंग, कोई बजटिंग किधर भी नहीं किया सरकार ने। जब फंडिंग नहीं है तो प्लानिंग करके क्या करेंगे? अभी ये सरकार सोचती है कि अभी नई सरकार आएगी, अगली सरकार आके इसके लिए बजट बनाएगी, फिर बाद में उसकी काम शुरू होगा। सरकार तो सरकार है, क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन पार्टी चलाती है कौन पार्टी नहीं चलाती है? अफसर भी वही हैं, डिपार्टमेंट भी वही हैं। उनको अपना काम करना चाहिए, जल्दी उनको सोचना चाहिए एडवांस में। तो मालूम आज सब दुनिया में सबसे पहले सड़कें बन जाती हैं, ब्रिज बन जाता है, पानी आता है, सीवर आ जाता है, वाटर सप्लाई आ जाती है, सब चीज़ें बन जाती हैं, फिर काम शुरू होता है। हमारे यहाँ पहले बिल्डिंगें बन जाती हैं, लोगों को जगह नहीं होती चलने फिरने के लिए, स्कूल नहीं, पाठशाला नहीं, अब कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई साधन नहीं है। बाद में आके खोदाई करते हैं, सड़कें बनाते हैं। तो ये तो कुछ मतलब सिस्टम ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि पहले क्या किया जाए। तो ये तो अब ऐसा है कि बम्बई छोटी नगरी नहीं है, बहुत महानगरी है, वहाँ से महानगरी है। तो सबसे बड़ा नगर है टोक्यो, उसके बाद में MMR रीजन हमारा आता है। हमारी 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जो पूरी पॉपुलेशन पूरे अपना इसकी है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। बड़े छोटे से शहर में इतनी कंजेशन है कि जल्दी इनको सोचना चाहिए, जल्दी कुछ काम करना चाहिए। खाली डिसीजन क्या आपको लगता है प्रेमनाथ जी कि प्लानिंग पुअर रही है मुंबई में प्रशासन की, सिविक एजेंसियों की? अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो लोकल ट्रेनों की सेवा है वो ब्रिटिश राज में शुरू हुई थी, 80 लाख लोग उससे रोज सफर करते हैं। अब मेट्रो और मोनोरेल काफी साल की देरी से शुरू तो हुई है, लेकिन क्या ये काफी है मुंबई के बढ़ते बोझ को सहने के लिए? नहीं, प्लानिंग में बहुत होशियार लोग हैं। ये लोग बहुत एडवांस प्लानिंग करते हैं, कागज़ पे करते हैं काम, लेकिन उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। इसलिए उसके लिए उनकी कोई हिम्मत नहीं है, इसलिए उनको कुछ उसका ऐसा नहीं है कि उसको पुश किया जाए कि आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको चिंता नहीं है। उसी में लटक जाता है पकड़ के। पॉलिटिक्स में किसको क्या करना है, कौन अफसर आएगा, कौन क्या करेगा, फंडिंग का उनको ठिकाना नहीं है। इनके आधे पैसे तो खर्च होते हैं कि बड़े सैलरी में जाते हैं, इंटरेस्ट में जाते हैं, पैसे में बचता ही नहीं खर्च करने के लिए। दे आर वेरी एक्सपेंसिव काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे महंगाई उनकी खुद की है, आपका खुद का
दफ्तर चलाने के लिए भी पैसे खत्म हो जाते जी, हैं। सरकारी अभी म्यूनिसिपैलिटी एजेंसियों- है, उनके पास 30,000 करोड़ का बजट है जी, साल का। सरकारी खाली एजेंसियों की 5,000 अक्सर खर्चा ये बजट के अंदर। दिक्कत रहती है कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है वो एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह पर ही होता है और दूसरों के बारे में कुछ खास नहीं सोचा जाता। लेकिन समीर, यहाँ पर एक थोड़ा लैक ऑफ फोकस भी दिखता है। कभी आप सोचते हैं कि ट्रैफिक फ्लो को स्मूथ किया जाए, फिर अचानक से आप सोचते हैं ये कार्स का इस्तेमाल थोड़ा डिस्करेज करके अब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें और उसको बीच में छोड़ देते हैं। तो आपको ये लगता है कि ये थिंकिंग एक बड़ी ही जैसे बचकाना सा कहें और किसी भी चीज़ को उसके कारगर तरीके से उसको मंजिल तक ले जाने की नहीं रही है मुंबई की? इसमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, आपस में कोई खर्चा कितना होना चाहिए, प्लानिंग कितना होना चाहिए, एडवांस प्लानिंग करना चाहिए, कहाँ से आएगा। और मेन बात तो यह है कि जो प्रोडक्टिव खर्चा उनके पास नहीं है। ज़्यादा खर्चा होता है उनके अपने इंटरनल डिपार्टमेंट में करने के लिए, पैसे बचते नहीं खर्च करने के लिए। और फिर भी कोई बात नहीं है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, बाकी दुनिया में सारे लोग पैसा लेके काम करते हैं, लेकिन लेने के बाद में काम का स्पीड तो होना चाहिए। इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, 1,000 का प्रोजेक्ट जो बनता है 3,000 का हो जाता है, फिर पैसे बचते नहीं अगले काम करने के लिए, तो सब बैकलॉग चलता जाता है पकड़ के। अभी भी कोई शुरू करे कोई मुश्किल बात नहीं है जी। बॉम्बे तो अभी बननी बाकी है, अभी बॉम्बे बनना शुरू हुआ है। एक प्रोजेक्ट का नाम अगर लें तो समीर, आप कौन सा प्रोजेक्ट कहेंगे जो कि आज की डेट में मुंबई के लिए सबसे ज़रूरी है? सिर्फ नाम चाहेंगे आपसे। आज की तारीख में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट इज़ टू प्रमोट मेट्रो प्रोजेक्ट। सो इफ़ यू अगेन टेक द एग्जांपल, अगर आप लंदन का एग्जांपल ले, दे आर सो वेल कनेक्टेड ऑन द ट्यूब। सो इफ मेट्रो इज ऑल्सो लेट डाउन, इट विल डिकंजेस्ट। जी, हमारे पास वक्त कम है। प्रेमनाथ जी, आपसे भी सिर्फ नाम चाहेंगे, कौन सा आप मानते हैं कि वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है? सी खाली ट्रांसपोर्ट चीज़ खाली प्रोजेक्ट नहीं होता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बाकी चीज़ें ज़रूर होती हैं, जैसे वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज है, गार्बेज मैनेजमेंट है, काफ़ी चीज़ें इनको जो करनी बहुत ज़रूरी है। खाली एक रोड से बनने से, फ्लाईओवर बनने से क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कोई नाम नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों ने काफ़ी जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर हमें जो इस चर्चा के बाद लग रहा है वो यही है कि शायद प्लानिंग तो हो जाती है, लेकिन जब उसे कारगर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात आती है वहाँ पर कोई ना कोई कमी ज़रूर छूट जाती है। आप दोनों स्टूडियो में आई और इस चर्चा के हिस्से में हिस्सा लिया आपने, उसके लिए शुक्रिया आपका।